हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 13 फॉर मैक्रोइकोनॉमिक्स। और मैक्रोइकोनॉमिक्स के चैप्टर्स को लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्लासिकल थ्योरी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी क्या थी। उसके बाद हम मॉडर्न थ्योरी के ऊपर जाएंगे जिसके अंदर हम जॉन मेनार्ड कीनीस के द्वारा दी गई रीजन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं तो मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर जो बहुत ही प्रोमिनेंट चीज हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है कि एक नेशनल की इनकम डिटर्मिनेशन कैसे की जाए, आउटपुट के बारे में एक प्रोडक्शन से जो आउटपुट निकलता है वो कितना निकलेगा, एम्प्लॉयमेंट का क्या थ्योरी रहेगा, वो सारा हमें मैक्रोइकोनॉमिक्स थ्योरी के अंदर देखने को मिलता है। नाउ बिफोर वी कंटिन्यू विद द प्रॉपर थ्योरीज गिवन बाय द इकोनॉमिस्ट, जैसे कि बहुत ही फेमस थ्योरी है जॉन मेनार्ड कीनीस की, कीनीशियन थ्योरी बोलते हैं जिसको। देयर वर इकोनॉमिस्ट जो कि उसके पीरियड से पहले थे, जिनको हम बोलते हैं दे आर द क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिस्ट। नाउ क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड जो सबसे पहली बात आपको समझनी है वो ये समझनी है कि देयर उनकी कोई मोनोलिथ थ्योरी नहीं है। इसका मतलब हम ये बोल के चलते हैं कि पहली चीज जो आपको समझनी है क्लासिकल थ्योरी की, कि देयर इज नो सिंगल थ्योरी। उन्होंने कोई एक सिंगल थ्योरी नहीं दी, उन्होंने कोई एक सिंगल मॉडल नहीं दिया। उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं और उन बातों को जोड़ जोड़ के हमने ये एक धारणा बनाई कि भाई क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स ये बात करते हैं। दूसरी बात जो आपको क्लासिकल थ्योरी से समझनी है कि उन्होंने बहुत सारे पॉस्टुलेट्स बनाए हैं। आज की इस वीडियो का जो गोल है, हम उन्हीं पॉस्टुलेट्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट आर द क्लासिकल पॉस्टुलेट्स। बट द मेन थिंग जो हमें समझनी है क्लासिकल थ्योरीज को पढ़ने से पहले, क्लासिकल पॉस्टुलेट्स को पढ़ने से पहले, वो ये पढ़नी है कि जो जॉन मेनार्ड नीस थे, जिन्होंने कीनीशियन थ्योरी दी है बहुत फेमस। हालांकि ये जो कीनीशियन साहब हैं इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है, नॉट फादर ऑफ मॉडर्न बट ही इज कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। बट इन्होंने एक इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं द जर्नल थ्योरी। अब जर्नल थ्योरी का रेलेवेंस क्या है क्लासिकल थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में, आपको वो समझना है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो क्लासिकल थ्योरीज थे इनकी कोई सिंगल थ्योरी नहीं है, देयर इज नो मोनोलिथिक थ्योरी। मोनोलिथ का मतलब होता है कोई सिंगल चीज। उन्होंने बहुत सारे पॉस्टुलेट्स दिए हैं। जॉन मेनार्ड नीस ने क्या किया, इन सारे पॉस्टुलेट्स को इकट्ठा किया और एक जनरल थ्योरी बनाई कि भाई क्लासिकल थ्योरीज के पॉस्टुलेट्स को अगर पढ़ा जाए तो ये बातें वो बोलते हुए नजर आते हैं, और उसको अपनी जनरल थ्योरी के अंदर छापा। मीनिंग कि दिस postulates which we are going to read, they are given by John Maynard Keynes after studying the theories of the क्लासिकल थ्योरिस्ट। मैक्रोइकोनॉमिस्ट जो क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिस्ट थे उनकी थ्योरीज को पढ़ के जॉन मेनार्ड कीनीस का ये इंटरप्रिटेशन है जो उन्होंने द जनरल थ्योरी के अंदर दिया था। नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो पहला पॉस्टुलेट्स है जो हमें क्लासिकल थ्योरी के बारे में पता लगा, वो ये पता लगा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि आपकी इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है, देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन दी इकोनॉमी। नाउ इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग टू रीड कि आप कैसे मान सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है। इसका जो जवाब है हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे जब हम सेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे। Now, जो मिस्टर से हैं, ही वॉज ऑल्सो अ क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिस्ट और उन्होंने एक सेज लॉ दिया था। हालांकि उन्होंने दिया था, उनसे पहले भी काफी लोगों ने दिया था, लेकिन उन्होंने इसको कोडिफाई किया था। तो उनका लॉ जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि व्हाई देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। बट द पॉइंट इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट। अच्छा, पॉस्टुलेट का मतलब आपको मैं एक बार बता दूं, पॉस्टुलेट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे फैक्ट है, देयर आर सर्टेन फैक्ट विच आर अज्यूम्ड टू बी ट्रू। ये हम मान के चलते हैं कि भाई ये फैक्ट्स है जो कि सच होंगे ही होंगे, और फिर इनके बेसिस पे हम कोई थ्योरी को कोडिफाई करते हैं, हम कोई थ्योरी को देते हैं। तो फर्स्ट सच पॉस्टुलेट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो मार्केट है, वो ऑपरेट करती है फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर। सिंपल सीधी बात है। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी मार्केट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आता है, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आती है, तो मार्केट हमेशा कोशिश करेगी फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाने के लिए, अपने रिसोर्स को फुली यूटिलाइज करने के लिए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन कम टू योर माइंड इज कि क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? यस एंड नो। यस मीन्स यस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, नो मीन्स देयर कुड बी सम इंस्टांसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर पहली अनएम्प्लॉयमेंट होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है
कि भाई आप एक जॉब पे काम कर रहे थे, आपने इस जॉब को छोड़ दिया, और इस जॉब को छोड़ने के बाद आपको कुछ 15-20 दिन, महीना भर लगा दूसरी जॉब को ज्वाइन करने में। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर एम्प्लॉयड, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर अनएम्प्लॉयड। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो इन बिटवीन जॉब से आती है। और जो दूसरी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब ये है कि आप जान पूछकर अनएम्प्लॉयड हैं। अब भाई कोई बंदा जान पूछ के अनएम्प्लॉयड क्यों होगा? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है, आपको उस वेज रेट पे काम करने का कोई फायदा दिखता नहीं है। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। भाई आपको आपके घर से ऑफिस जाने में और ऑफिस से वापस घर आने में हर रोज 500 रुपया का खर्चा होता है। अब जो वेज रेट आपको ऑफर हो रही है, वो आपको खाली 400 रुपए पर डे पे कर रही है, या 450 रुपए पे कर रही है, 500 रुपए से कम पे कर रही है। तो एट दैट वेज रेट आपको क्या लगेगा कि यार इससे बेटर तो मैं घर पे रहूं, क्योंकि 500 रुपए का मैं रोज खर्चा करूंगा और बदले में खाली 450 रुपए मिलेगा। ऐसी कैसी जॉब जहां पे मुझे पे करना पड़ रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि चलो छोड़ो, आई विल वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। दूसरा जो रीजन हो सकता है कि भाई यू बिलोंग टू रिच क्लास, यू डू नॉट फाइंड एनी मोटिवेशन टू वर्क। आपके पास जनरेशनल वेल्थ है, पैसा है आपके पास, यू कम फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट क्लास, प्रबुद्ध क्लास से आप आते हैं। तीसरा रीजन हो सकता है अगेन, यू प्रेफर अ लेजरली लाइफ। आप प्रेफर करते हैं कि यार आराम से जियो, बिंदास रहो, काम करने की क्या जरूरत है। मीनिंग टू से, इवन दो जो पहला पॉस्टुलेट हमारा है फुल एम्प्लॉयमेंट का, कि क्लासिकल थ्योरीज की जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, तो हेगन ने इसके ऊपर काफी काम किया था। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हेगन के बारे में पढ़ सकते हैं। वो भी एक थ्योरिस्ट थे, मैकर इकोनॉमिस्ट है सॉरी, जिन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने में काफी काम किया है। वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट ये बोलता है कि भाई क्लासिकल थ्योरीज की, क्लासिकल मैकर इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम करती है। मतलब कोई भी रिसोर्सेज आपके अंडर यूटिलाइज या ओवर यूटिलाइज नहीं, ओवर यूटिलाइज तो हो नहीं सकते, अंडर यूटिलाइज नहीं है। लेकिन इट डज नॉट मीन कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हर कोई एम्प्लॉयड है। दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो इन बिटवीन जॉब्स होती है, और वॉलंटरी मतलब आप जान पूछ के अनएम्प्लॉयड है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। आप इस रीजन से अनएम्प्लॉयड नहीं है कि आपको काम नहीं मिल रहा, अदर रीजन है जिसकी वजह से आप क्या है, अनएम्प्लॉयड है। जो दूसरा रीजन है, सॉरी जो दूसरा पॉस्टुलेट है, वो ये बोलता है कि पहले मैं लिख देता हूं तो बाद में समझाता हूं, कि वेज रेट इज इक्वल टू marginal product of labor. Now, this is also a very interesting postulate. Sorry, marginal product of labor. Yeah. Now, let's understand what marginal product of labor is. Marginal product of labor होता क्या है? भाई मान लीजिए आपकी फैक्ट्री के अंदर 10 लेबर काम कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्शन करते हैं इन यूनिट्स 90। 10 लेबर है, वो 10 लेबर मिलके 90 यूनिट्स आपकी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। अब आपने 11 लेबर कर दिया, मतलब आपने एक्स्ट्रा कितना, एक लेबर को आपने बढ़ा दिया। इस एक लेबर के आने की वजह से जो आपकी प्रोडक्शन है, मान लीजिए 95 हो गई। इसका मतलब अर्लियर यू वर प्रोड्यूसिंग 90 यूनिट्स, एंड नाउ बिकॉज यू हैव इंट्रोड्यूस्ड वन मोर लेबर, आपने 10 से 11 लेबर कर दिए, तो आपकी जो प्रोडक्शन है ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि वो एक लेबर आएगा वो भी तो प्रोडक्शन में हाथ बढ़ाएगा। तो वो 95 यूनिट्स हो गई। एक लेबर की एडिशन की वजह से, इस 11वें लेबर की आने की वजह से आपकी यूनिट्स कितनी बढ़ी है, 5। ये आपका है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। 11वें लेबर की मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 5 यूनिट्स है। सो जो सेकंड पॉस्टुलेट कहता है कि भाई इस 11वें लेबर की या एम्प्लॉय की जो वेज रेट होनी चाहिए, वो वेज रेट डिपेंड होनी चाहिए कि वो कितना प्रोडक्शन में आपको हेल्प कर रहा है। 90 तो इसके आने के पहले भी हो रहे थे। इसके आने की वजह से क्या फायदा हुआ फैक्ट्री को, तो इसके आने की वजह से 5 यूनिट का फायदा हुआ। तो इसकी जो वेज रेट है, इट शुड बी इक्वल टू इसके आने की वजह से बेनिफिट कितना हुआ, विच आई थिंक इट सीम्स फेयर ऑल्सो, कि भाई 90 तो इसके बिना भी बन रहे थे, इसके आने की वजह से अगर 95 बन रहे हैं, तो इसकी वेज रेट जो है वो 5 यूनिट के हिसाब से होनी चाहिए। देन तीसरा पॉस्टुलेट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और इसको भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और ये आपको पहले पॉस्टुलेट से काफी मिलता जुलता लगेगा, कि आपकी इकोनॉमी जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे काम करती है, इज ऑलवेज अंडर इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा मतलब है कि जितने आपकी सप्लाई है गुड्स की, उतनी ही आपकी गुड्स की डिमांड है। इसको समझने के लिए हम वापस एक बार डिस्कस करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट को। अब देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट से हुआ क्या। फुल एम्प्लॉयमेंट से आपको, ऑब्वियसली बात है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि भाई जितनी भी आपके रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, वो सारे काम कर रहे हैं। अब वो काम कर रहे हैं तो उनकी इनकम जनरेट होती है। ये हम अपने लेक्चर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको उनके फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट मिलती है। वो फैक्टर पेमेंट क्या है, उनकी इनकम ही तो है। एंड बिकॉज दे आर वर्किंग, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। ऑब्वियस ही बात है कि अगर किसी फैक्ट्री में काम हो रहा है तो उस फैक्ट्री में खुद तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे होंगे ना। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये जो इनकम जनरेट हुई है, ये क्या होगी भाई, इट विल बी यूटिलाइज्ड, खर्चा किया जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो लोग फैक्ट्री में पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट में जाके उन्हीं गुड्स को तो परचेज करते हैं। तो यू कैन से कि इन गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू द इनकम जनरेटेड, दैट इज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू टोटल सोशल एक्सपेंडिचर जो इन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हो रहा है। देयरफॉर यू कैन आल्सो से कि देयर इज नो ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन। रीजन, अब मान लीजिए आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज थे वो बढ़ा दिए। अब अगर गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन बढ़ी है तो उनकी प्रोडक्शन के लिए लेबर ने भी तो एक्स्ट्रा काम किया होगा, तो लेबर को उस एक्स्ट्रा काम के बदले एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। तो अगर यहां से आपके गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन बढ़ी तो उससे जनरेट होने वाली इनकम भी बढ़ गई। इनकम बढ़ गई तो अब उनके एक्सपेंडिचर करने की कैपेसिटी बढ़ गई। सो अल्टीमेटली जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन सारा के सारा यूटिलाइज हो गया। सो देयरफॉर द थर्ड पोस्टुलेट सेज दैट देयर इज नो जर्नल ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन। एंड बिकॉज दिस हैपेंस यू कुड से, अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा जो हम पहली 2-3 लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जिन लोगों ने जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर 12th के अंदर मैक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उनको पता होगा कि एडी इज इक्वल टू एएस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सो द थर्ड पोस्टुलेट सेज दैट इकोनॉमी इज ऑलवेज अंडर इक्विलिब्रियम। अगर वो इस इक्विलिब्रियम की स्टेट से बाहर जाती है तो उसकी टेंडेंसी है वापस उस इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की। द फोर्थ एंड द फाइनल पोस्टुलेट जो कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है, अगेन अ वेरी गुड वन, मनी डज नॉट मैटर। मनी डज नॉट मैटर, लेकिन इन व्हाट सेंस, देखिए क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स ये बोलते थे कि भाई पैसा क्या है, मनी हाथ की मैल मत बोलना, मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आप इसको यूज करके अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हैं बस। इसका मतलब आपके प्रोडक्शन के ऊपर, दैट इज आपका आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है, आउटपुट जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर मनी का कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। ऑल मनी डस इज फैसिलिटेट एक्सचेंज, दैट्स इट। आउटपुट कितना जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उसके ऊपर मनी का कोई इंपैक्ट नहीं है। सो द क्वेश्चन कम्स कि सर अगर मनी का फर्क नहीं पड़ता, अगर मनी इज नॉट द फैक्टर, देन व्हाट इज द फैक्टर। क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स बोलते हैं कि भाई जो आपके पास रियल रिसोर्सेज हैं, अब ये जो रियल रिसोर्सेज हैं ये भी हम काफी रोल देखेंगे इनका, कि रियल रिसोर्सेज डिटरमाइन करेंगे कि आपकी इकोनॉमी में आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है। रियल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, जैसे कि कैपिटल, जैसे कि लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल। अब क्योंकि हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते तो हम खाली कैपिटल और लेबर को लेके चलते हैं। कैपिटल रिप्रेजेंटेड बाय के, लेबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। लैंड को हम हटा देते हैं कि भाई लैंड भी एक आपका रियल रिसोर्स है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जब भी आपको मैंने पहले बता रखा है कि जब भी हम कोई मॉडल को डेवलप करते हैं तो हम उसको सिंपल से सिंपल रखना चाहते हैं विदाउट टू मेनी कॉम्प्लिकेशन। सो रियल रिसोर्सेज जैसे कि कैपिटल, जैसे कि लेबर, ये डिटरमाइन करेंगे कि आपकी इकोनॉमी में आउटपुट कितना है और एम्प्लॉयमेंट कितनी है। ये 5 पोस्टुलेट्स हैं जो कि क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स का काम पढ़ के हमें समझने को मिलते हैं। इनको किसने बनाया है, जॉन मेनार्ड नीज ने अपने द जनरल थ्योरी के अंदर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमें देखने को मिलती है
एंड विच इज दी यू कैन से कि वो एक अंडरलाइन एसेट बोल लीजिए, अंडरलाइन फैक्टर बोल लीजिए कि क्लासिकल थ्योरी को के अंदर ये जो 4 पॉस्टुलेट्स हैं वो आए क्यों हैं। जो क्लासिकल थ्योरिस्ट थे वो ये मान के चलते थे कि आपकी जो मार्केट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है। उस प्रिंसिपल को बोलते हैं लेजियर फेयर का। ना ये जो लेजियर फेयर का प्रिंसिपल है, ये दिस इज द रीजन कि व्हाई आर इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स वर्क्स द वे इट डज। उनके जो पॉस्टुलेट्स है अगर आपको समझने हैं तो आपको लेजियर फेयर का जो प्रिंसिपल है वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेजियर फेयर का प्रिंसिपल क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल बात कि भाई कोई भी सरकार, देयर इज नो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द मार्केट। सरकार इंटरफेयर नहीं करती मार्केट के अंदर। क्या ये इंटरफेरेंस 100% नहीं होता? द आंसर इज यस, बट जस्ट टू मेंटेन फ्री कंपटीशन। भाई ये तो जरूरी है ना, जस्ट टू मेंटेन फ्री कंपटीशन गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहेगा, बट अदर देन दैट, टू दैट एक्सटेंट गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी मार्केट के अंदर। उसके अलावा सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है मार्केट पे। इसका मतलब क्या है, सरकार आपको नहीं बताएगी कितने प्राइस पे सामान बेचना है, सरकार आपको नहीं बताएगी कि भाई आपको कितना प्रोडक्शन करना है, सरकार कोई लाइसेंस सिस्टम नहीं लेकर आएगी, कोई कोटा सिस्टम नहीं लेकर आएगी। मार्केट इज फ्री टू ऑपरेट। गवर्नमेंट खाली ये इंश्योर करेगी कि मार्केट के अंदर कंपटीशन फ्री हो। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि सरकार इंश्योर कर रही है मार्केट में फ्री कंपटीशन है, तो देयर आर नो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि आपके पास सरकार है ये इंश्योर करने के लिए कि कंपटीशन फ्री है, तो आपकी इकोनॉमी में मोनोपोलीज नहीं डेवलप होंगी। मोनोपोलीज का डेवलप होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फ्री कंपटीशन है, सरकार ये इंश्योर कर रही है। अगर आपको एग्जांपल दूं तो इंडिया के अंदर सीसीआई है, कंपटीशन कंट्रोलर है। इस कंपटीशन कंट्रोलर का काम ये है कि भाई आपके इंडियन मार्केट्स के अंदर किसी भी एक ग्रुप का या एक कंपनी का या एक कार्टेल का मोनोपोली ना आ जाए कि एक आइटम वही बेच रहे हैं और किसी को बेचने की अनुमति नहीं है या वो और किसी को एंटर नहीं करने दे रहे। एंड बिकॉज देर इज नो मोनोपोली, तो आप ये बोल सकते हैं कि बायर्स भी बहुत ज्यादा है और सेलर भी बहुत ज्यादा है। सो दिस गिव्स देम फ्रीडम ऑफ चॉइस। दिस इज अगेन द वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसके बेस पे आपकी क्लासिकल थ्योरी डेवलप की गई है कि बायर्स और सेलर के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब यह है कि अगर आपको किसी दुकान के अंदर जाके उसका सामान आपको पसंद नहीं आ रहा, तो मार्केट में सिर्फ वही अकेला बंदा नहीं है जो वो सामान बेच रहा है, ऐसे 50 सेलर हैं जो वो सामान बेच रहे हैं। सो यू कैन गो टू देम एंड बाय। सिमिलरली जो सेलर है वो भी खाली एक या दो बायर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके पास भी बहुत सारे बायर्स हैं जो कि उसका सामान खरीदना चाहते हैं। एंड फाइनली बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है ये कि जो मार्केट फोर्सेस हैं, अब इतना तो आपको पता लग ही गया होगा, जब भी हम मार्केट फोर्सेस की बात करते हैं तो हम डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं। ये जो मार्केट फोर्सेस हैं दे आर फुल्ली फ्री टू डिटरमाइन देयर कोर्स। मार्केट फोर्सेस के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। अगर डिमांड की बात करें तो कंज्यूमर डिमांड करता है, हो सकता है कि अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अपना एक कार्टेल बना ले और वो सामान खरीदना बंद कर दे। एग्जाम्पल अगर आप हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेना चाहें तो मान लीजिए इंडिया के सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे, तो गाड़ी वाली कंपनी के ऊपर प्रेशर आएगा, कंसल्टेशन होगी, बात की जाएगी, तो कंज्यूमर से बोलेंगे कि भाई ऐसा है 50 लाख की गाड़ी को आपको 10 लाख में बेचना है। तो जो कंपनीज हैं गाड़ी बनाने वाली दे विल बी फोर्स्ड, क्या वरना कोई गाड़ी खरीदेगा नहीं तो गाड़ी सस्ती करनी पड़ेगी। सेम थिंग कैन हैपन फ्रॉम द सप्लायर साइड जिसको हम होर्डर्स बोलते हैं कि भाई उन्होंने मार्केट के अंदर सप्लाई खत्म कर दी, सामान अपने पास होल्ड करके रख लिया, जैसे प्राइस बढ़ा सामान वापस मार्केट में भेज दिया। ऐसा होता है, डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करके प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन लेजे फेयर मॉडल के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई है या फुल्ली फ्री है। इसका मतलब जो आपका प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है वो आपका भली भांति काम कर रहा है, इट इज वर्किंग, एंड द प्राइस विच यू आर पेइंग फॉर द प्रोडक्ट इट इज द फेयर प्राइस which is determined by the market forces without any bias.
प्रिंसिपल ऑफ लेजे फेयर जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पता लगता है कि भाई जो क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स थे वो लेजे फेयर मॉडल के ऊपर बिलीव करते थे। उनको ऐसा लगता था कि क्योंकि फ्री मार्केट्स हैं, लेजे फेयर मतलब फ्री मार्केट्स आप बोल सकते हैं, फ्री मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं, देयरफॉर दीज फोर पोस्टुलेट्स स्टैंड्स ट्रू, एंड बिकॉज दे फोर पोस्टुलेट्स स्टैंड्स ट्रू, तो क्लासिकल थ्योरीज अपनी थ्योरी को सही मानते थे। आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है, बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो डाली है, आप कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू बेसिस पे ये वीडियोस आते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डू कनेक्ट विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज थोड़ा हम एक दो लेक्चर्स तक क्लासिकल थ्योरी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।